ओडिशा में पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसकी बड़े वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे, वो आज जाकर के हासिल हुआ है। और आप देखिए, नवीन पटनायक जो इतने बार के मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेज पर मौजूद हैं, मंच पर वो मौजूद हैं। बड़ी अच्छी तस्वीर लगती है जब आप जिनको हरा करके आपने ये कामयाबी हासिल की है, वो भी आपके जश्न में शामिल हों, आपके शपथ ग्रहण में शामिल हों। नवीन पटनायक ने जीत के लिए खुलकर बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी को, और उनका एक छत्र राज रहा पिछले कई दशकों से वहां पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। देखिए, तीन ही मुख्य प्लेयर हैं ओडिशा की पूरी राजनीति के अंदर, बीजू जनता दल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पूरे आप कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबले में बिल्कुल बाहर कर दिया इन दो दलों ने। सीधी टक्कर थी बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को यह जबरदस्त जीत जो है वो हासिल हुई है। 147 सीटों की विधानसभा में 78 सीटें जीतकर अपनी मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। ये आप इस वक्त तस्वीर जो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला है, जो कि उस ग्राउंड तक पहुंच रहा है जहां पर शपथ ग्रहण किया जाना है। अपनी पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झोंकी थी ओडिशा के चुनाव प्रचार में, अपनी रैलियों से, सभाओं से, रोड शो से। और आप देखिए कि ओडिशा ने पूरा आशीर्वाद दे दिया है। 21 लोकसभा सीटों में से 20 भारतीय जनता पार्टी जीती, पूरा स्वीप, 100% स्वीप, लगभग एक सीट रह गई थी। और असेंबली में जैसे आपने देखा, 78 सीटें मिली बीजेपी को, 51 बीजू जनता दल को, और 14 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और इस मंच पर आज भारतीय जनता पार्टी के सारे सितारे आपको दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा बाकी जितने राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सब मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या मोहन यादव हो, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय वहां पर मौजूद हों, या केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, सब बड़े बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत। और अब प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखिए, जो सरकार बनाई, राजभवन से निकले, अभी बताया जा रहा है, राजभवन से उनकी गाड़ियों का काफिला जो है वो निकला है। और मोहन मांझी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मोहन चरण मांझी चौथी बार विधायक बन चुनकर के आए हैं क्योंझर से। मोहन चरण मांझी जो अब सत्ता संभालेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आदिवासी चेहरा है। सरपंच के तौर पर राजनीति में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान होती है, और बीजेपी ओडिशा एसटी मोर्चा के वो महासचिव भी रहे थे। और उनको नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने अब चुना है ओडिशा राज्य की सेवा करने के लिए, वहां की जनता को प्रशासन देने के लिए। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाएंगे और वहां पर फिर विधिवत ये कार्यक्रम शुरू होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान है विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। विजय, स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, स्वागत समीर जी आपका। और शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं। शांतनु, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बीजेपी की कामयाबी है तो जबरदस्त विजय जी, बिल्कुल स्वीप उड़ीसा। मैं समझता हूँ ये तो बड़ी ऐतिहासिक जीत है। करेक्ट। खासतौर से मोदी जी के कार्यकाल को अगर देखें, पिछले 10 साल को, तो ये उत्तर प्रदेश सबसे पहली बड़ी जीत थी जो 2017 में हुई। और उसके बाद मैं उड़ीसा को मानता हूं, जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, 50% से ज़्यादा सीटें वहां पर मिल गई हैं। और लोकसभा में तो 21 में से 20 सीटें मिल गई। हालांकि 2 और बड़े बदलाव हुए थे, असम में और त्रिपुरा में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को देखें तो दोनों जगह पर, और उड़ीसा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 साल का नवीन पटनायक साहब का जो कार्यकाल था बीजेडी का, और उससे पहले तो बीजू पटनायक भी रहे, तो लगातार वहाँ पर एक संघर्ष चलता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति ही नहीं थी वहाँ पे, प्रेजेंस भी नहीं मानी जाती थी, कोई लीडर भी नहीं माना जाता था। उसके बाद भी ये एक बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान 5 बड़ी रैलियां उड़ीसा में की थी, तो लोकसभा में भी वो दिखाई दे रहा है आपको, और विधानसभा में भी दिख रहा है। जब बीजेडी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा की थी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी तस्वीर सामने आई। बीजेपी का फैसला कि अकेले चुनाव लड़कर उसने इस तरह से किया। 2014 में 1 सीट थी, 1 सीट से 20 सीट पर पहुंच जाना लोकसभा में, तो ये बड़ी बात है। और 10% से 40% वोट विधानसभा में बढ़ जाना, लगातार एक बढ़ोतरी जो है, इसको समझना हिस्टोरिकल। और वो आपको आज यहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता वहां मौजूद है ना सर, कि बीजेपी जो है कांग्रेस से तो जीत सकती है, क्षेत्रीय दलों से नहीं जीत सकती। वो लड़ाई भी चलती थी उसमें, उसका भी उन्होंने साफ किया है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जो नैरेटिव था उसको खत्म किया। समीर जी कुछ बोल रहे हैं। जी, लेकिन इसमें एक बीजेपी के लिए बड़ा ये एक चुभने वाली बात थी। बेसिकली नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए में थे, उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे, और 2009 में गठबंधन तोड़ के वो अलग चुनाव लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय उनका बयान आया था नवीन पटनायक का कि कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय थे, चंदन मित्रा उस समय सक्रिय थे, सुषमा स्वराज उस समय सक्रिय थी। उस समय यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है, इसका खामियाजा
नवीन पटनायक को उड़ीसा में चुकाना पड़ेगा। हम बता देंगे कि हमारा सहयोग नवीन पटनायक के लिए कितना महत्वपूर्ण था। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई नवीन पटनायक ने, तो नवीन पटनायक का पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अगेंस्ट बयान आया था और बहुत तीखा बयान था। उन्होंने नवीन पटनायक ने कहा था कि मैंने भाजपा को बता दिया कि उड़ीसा में उनकी जमीन कहां पर है। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आज हमने उड़ीसा में जमीन खोई है, भविष्य में हम इस जमीन नवीन पटनायक से हासिल करेंगे। 2009 से लेकर 2024 तक का 14 साल भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम करता रहा लगातार। वो जमीन वापस लेने के लिए जो सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां बनाई थी, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लंबा समय लगा। आपने जो बात कही ना वो बिल्कुल सही आंकड़ों, मेरे पास तो उसके आंकड़े हैं 2009 के असेंबली इलेक्शन से लेकर के आज तक। उड़ीसा में चुनाव लोकसभा के और असेंबली के एक साथ होते हैं। 2009 से देखिएगा, पार्टी जो थी 6 सीट जीती थी, 15% वोट आया था। 2014 में 10 सीट जीती, 18% वोट आया। 2019 में 23 सीट जीती, 32.5% वोट आया। और अब आखिरकार 2024 आते आते फुल मेजोरिटी 78 सीटें और 40% वोट। मतलब कितना ग्रेजुअल इंक्रीज है इस पार्टी का। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इसमें, दोनों को 40% वोट मिले। मतलब अगर आप देखोगे तो बीजेडी को ज्यादा ज्यादा पड़ा, लेकिन सीटों में आप फर्क देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें मिल गई। अब वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का कमाल है हमारे यहाँ। वो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा असर रही, जिसको कुल मिला के पूरे स्टेट में जो एंटी इनकम्बेंसी रही, वो भी तो बहुत समय गया था। इतना वही कह रहा हूं, 24 साल मुख्यमंत्री। मुझे आप ही लोगों में से उस दिन किसी ने बताया था, उड़ीसा इकलौता ऐसा राज्य है और बीजू जनता दल इकलौती ऐसी पार्टी है जो पार्टी बनने के साथ सत्ता में आई। बिल्कुल। तब जब पार्टी बनी तब से सत्ता में चल ही रही थी, बाहर नहीं हुई थी। नवीन पटनायक साहब, उनके पहले उनके फादर साहब जो थे वो बहुत बीजू पटनायक बड़े हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा। 4 जून को जब नतीजे आ रहे थे तो ये इतनी बड़ी बात थी, इसको हम बाकी परिणामों में एक तरह से खोस ही गई। उस दिन हेडलाइन, क्योंकि दूसरी बहुत बड़ी हेडलाइन, देखिए ये भी बहुत बड़ी हेडलाइन है कि अगर आप 20-25 साल बाद की सत्ता को हटाते हैं, जब जैसे ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट की सरकार को हटाया, तो बहुत बड़ी खबर थी। ये बिल्कुल इतनी बड़ी, लेकिन खबर इतनी बड़ी नहीं। शांतु अंतर क्या है कि जब अब जब आप किसी को अपदस्थ करते हैं ना, इतनी लंबे सरकार में जो रहा हो, अक्सर उसके खिलाफ कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हाँ, यार नवीन पटनायक इतनी मैं तो कहूंगा बड़ी प्यारी शख्सियत है। उन्होंने ऑब्वियसली जनता ने उनको नकारा है, मगर अदरवाइज उनके खिलाफ कहने के लिए सच बहुत कुछ नहीं है। लेकिन ये जनता ने नकारा, लेकिन फिर भी 40% जनता ने उनको वोट दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो 10-15% पे पहुंच गए। और देखिए मोहन बाबू बैठे में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान, और मेरे ख्याल से ये जो तस्वीर है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत तस्वीर है कि एक जो जाता हुआ मुख्यमंत्री है दूसरी पार्टी का, वो मंच पर बैठा। दिल्ली में भी रहते हैं, ऐसी पिक्चर दिल्ली में बनवा सकते थे आप। नहीं, वो तो सर फोटोशॉप करनी पड़ेगी हमें। अगर आप चाहते हैं राहुल गांधी नड्डा जी के बगल में बैठे हुए आपको दिखाई दे। राहुल गांधी अगर एलओपी बनते हैं तो उन्हें बहुत बार बैठना पड़ेगा प्रधानमंत्री के साथ, बहुत सारी वो नहीं कर सकते। जितना आप राहुल गांधी को हम समझते हैं, उनके रिश्ते ये अलग लेवल, उनके कड़वाहट अलग लेवल पर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वहां तो मुमकिन ही नहीं है। ये कड़वाहट नहीं से वो नफरत में कन्वर्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। ये समझना चाहिए कि किसी मुख्यमंत्री को 24 साल बाद हटाएं तो वो तो वैसे ही बहुत नाराज हो सकता है, और वो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं कहा बीजेपी ने उनके खिलाफ, उनके हाथ कांपते हैं। तो बल्कि ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ था, आपको पता है, जब 17 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव थोड़े समय के लिए मंच पे थे, वो आए थे। मुलायम सिंह की वजह से अखिलेश आज नहीं आएंगे, शायद अखिलेश आज नहीं आएंगे, वो मुलायम सिंह यादव लेके आए थे। मुलायम सिंह यादव कर सकते थे, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल अब मोदी जी वहां पर पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण में, और जो पूरी स्टारकास्ट बैठी हुई है ऊपर, इससे पता लगता है कि बीजेपी के लिए जीत इतनी बड़ी क्यों है। सबको तो बुला लिया, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब वहां मौजूद हैं। विजय जी, सब बड़े नेता, पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री सब वहां मौजूद है। कह रहा हूं ना कि इतना बड़ा जश्न है। और एक जो कोस्टल जमीन की बात हुई ना, तो ये कोस्टल स्टेट है, समुद्र के किनारे का पूरा बसा हुआ है। तो कोस्टल स्टेट में वैसी जमीन कम होती है, और उसमें जमीन बना आ गए मोदी जी मंच पर आ गए, नरेंद्र मोदी स्टेज पर आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो यहां पर कमाल किया है, और जो चुनकर अब जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मोहन चरण मांझी जो मुख्यमंत्री होंगे। अब ये जो चयन भारतीय जनता पार्टी आजकल कर रही है अपने मुख्यमंत्रियों का, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से अब वो उड़ीसा तक पहुंचा है। बिल्कुल ग्रास रूट का वर्कर, आपका आइडियोलॉजी को लेकर जो पूरी तरह समर्पित हो, कमिटेड हो, नीचे से ऊपर तक आया हुआ व्यक्ति हो। संघ की वेशभूषा में जो इनकी तस्वीरें पूरे इंटरनेट में वायरल हो रही हैं। संघ की पाठशाला में ढला बढ़ा हुआ व्यक्ति, 4 बार का विधायक। ऐसा नहीं कि राजनीतिक समझ में बड़े आक्रामक। अभी इन्होंने दाल फेंक दी थी विधानसभा स्पीकर के ऊपर। 1 साल के सस्पेंड हो गए थे ये,
क्योंकि जो मिड डे मील में करप्शन का आरोप था, उस पर घटिया दिल जारी है, वो काफी वायरल हुआ था। विधानसभा में पहुंचे थे और दाल फेंक दी थी स्पीकर ऊपर, देखा कि सस्पेंड कर दिया गया था। और धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़ा काम किया इन्होंने, मतलब लगातार उस पर वो काम करते रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ, तो बड़ा सक्रिय भी रहे अपने क्षेत्र के अंदर। और देखिए दूसरी बात, आप माने न माने, विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं जब, तो जाहिर है वहां पर स्टेट के मुद्दे होते हैं, लोगों के थोड़ी और नज़दीक के मुद्दे होते हैं। वहाँ एंटी इनकम्बेंसीज में जो व्यक्ति जिसको अपदस्थ किया है उसके खिलाफ एक रोष होता है, वो नाराज़गी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। लेकिन आप एक चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, वो है नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ी छवि। वो जहां उनकी पार्टी पहुंची है पिछले 10 साल में, उसमें एक बहुत बड़ा वोट का हिस्सा वो नरेंद्र मोदी ला करके देते हैं। नहीं, इसमें उड़ीसा के चुनाव में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, जितने हमारे कोस्टल स्टेट्स है वहां पर एक अपनी स्टेट का जो प्राइड होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो। लेकिन उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने उसको नेशनल प्राइड के साथ जोड़कर जवाब दिया कि नवीन पटनायक साहब वो नहीं कर पाए जो नेशनल प्राइड भारतीय जनता पार्टी उसे दिलाकर लेकर आई है। और जो जगन्नाथ भगवान का जो धाम है पुरी में, उसके कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, उस पर भी काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा, मतलब ये मेरी राय है, आप हो सकता है कि किसी को ये बात ठीक ना लगे, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर नेशनल पार्टी की किसी की जीत होती है मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मेरा ऐसा मानना है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी का होना बहुत जरूरी है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, क्षेत्रीय दलों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्षेत्रीय दलों का होना भी जरूरी है। रीजनल एस्पिरेशंस जो है ना, वो क्षेत्रीय पार्टियां ही पूरा कर सकती है, और इसीलिए हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां क्यों, हम क्षेत्रीय नेता कहें ना, वो नेशनल पार्टी में भी हो सकता है। नहीं, वो क्षेत्रीय नेता नेशनल पार्टी में जब होते हैं तो वो नेशनल पार्टी के एजेंडा पर चलते हैं। नहीं, तो वो मैं चाह रहा हूं, मुझे लगता है वो बेहतर है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं फिर वो एक बड़ी, मुझे लगता है बहुत जीत के बाद एक संकीर्ण दायरे में काम करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक सर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उड़ीसा की जीत के अंदर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कोई चेहरा नहीं, इसलिए जीत नहीं पाती है। उड़ीसा में देखिए कोई प्रदेश का चेहरा नहीं था जो नवीन पटनायक के सामने खड़ा हो सके, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हो, या प्रदेश का कोई बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता हो जो नवीन पटनायक को चुनौती दे रहा हो। सभी राज्यों में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है जो सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उड़ीसा में कोई नेता नहीं था, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की अपील। और मुझे लग रहा है जो 24 साल से लगातार नवीन पटनायक की सरकार रही और उनकी स्वास्थ्य की जो समस्या। सर शपथ ग्रहण शुरू हो गया, समिति जरा सुन लेते हैं। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे, बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हबो, ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। धन्यवाद। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 4 बार के विधायक, क्योंझार से मजबूत आदिवासी चेहरा, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की अपने सरपंची के लड़ाई से और वहां चुनाव से, और वहां से यहां तक पहुंचे। बहुत बड़ी बात इसलिए भी है कि इतने समय से एक करीब 25%, 23% जो आबादी है वहाँ की आदिवासी है।
ट्राइबल आबादी है, उसके बाद भी प्रतिनिधित्व इतने लंबे समय से वहाँ नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है सर, कि आप मुझसे आदिवासी ज्यादा जानते होंगे, अभी 20 साल से ज्यादा ऐसा मुख्यमंत्री वहां पर रहा, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं उड़िया नहीं बोल पाते थे। 24 साल बाद आदिवासी मुख्यमंत्री मिले, बिस्वाल नियुक्ति आदेश मु आपनकर अनुमति कामना करूछि। श्री रघुवर दास जो राज्यपाल हैं, उन्होंने शपथ दिलाई। ये देखिए नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर, मोदी जी ने गुलदस्ता भेंट किया मोहन मांझी को। श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपनक अनुमति कामना करूछि। अब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रथमे उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव। कनकवर्धन सिंह, केवी सिंह देव ईश्वरंकर नारे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय व पक्षपात रे, बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो कनकवर्धन सिंह देव ईश्वरंकर नारे शपथ करूछि जे जो विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर करूछि जे जो विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू बा प्रकट करिबी नाही। केवी सिंह देव छठी बार विधायक बने, 6 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं। पटनागढ़ के पूर्व शाही परिवार से इनका संबंध है, रॉयल फैमिली से। जी हाँ, बीजेपी बीजेडी की मिलीजुली सरकार भी रह चुकी है यहाँ पर, उसमें मंत्री भी रहे थे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है वो बोलांगीर से सांसद रह चुकी हैं कई बार। पिछली बार थी 2019 में रही। 6 बार के विधायक, सीनियर नेता हैं और अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने ये नया चलन शुरू किया है, मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिए जाते हैं, और ये और इनके बाद प्रभाती परिदा वो भी शपथ लेंगे और अभी केवी सिंह देव ये उप मुख्यमंत्री होंगे श्रीमती मांझी के साथ। प्रभाती परिडा। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे, बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मोते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। प्रभाती परिदा दूसरी उप मुख्यमंत्री, ओडिशा की नई डिप्टी सीएम, नीमापारा से चुनाव जीती हैं, पहली बार चुनाव जीती हैं, लेकिन एक सोशल वर्कर के तौर पर आपकी पहचान रही है। ओडिशा बीजेपी महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, पेशे से ओडिशा हाईकोर्ट की वकील हैं। बस श्री सुरेश पुजारी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व एवं अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे
मोर कर्तव्य श्रद्धा एवं शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा बिना पक्षपात रे बिना अनुराग रे बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंग प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री सुरेश पुजारी ईश्वरंक नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हबो ताहाकू एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेतिकी जेपरि आवश्यक हबो तद्भिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव रे कोनोसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। सुरेश पुजारी बृजराज नगर से विधायक, अब कैबिनेट मिनिस्टर, 2019 में बरगढ़ सीट से सांसद भी बने थे। अमित शाह साहब की टीम के सदस्य माने जाते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रह चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं बीजेपी के। अभी आप बता रहे थे विजय जी कि मुख्यमंत्री के रेस में थे जी। श्री रवि नारायण नायक। मो श्री रवि नारायण नायक ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सब प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मु श्री रविनारायण नायक ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेब ताहाकू एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेब तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। संबलपुर की कुचिंडा से विधायक हैं रवि नारायण नायक। 21वां सोता सर, एक बार हमारे यहाँ तो वैसे चुनाव इतने जल्दी होते हैं, राज्यों के हर 2-4 महीने में कहीं चुनाव हो जाता है तो ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन बीजेपी का इस वक्त देश में फुटप्रिंट काफी बढ़ा हुआ है। ये चुनाव ऐसा कहा भी जाता था जब 14 से पहले एक तरह से अगर भाजपा का अश्वमेघ यज्ञ चला तो उसको हम स्टार्टिंग में बनिया ब्राह्मण की पार्टी, काउ बेल्ट की पार्टी, नॉर्थ की पार्टी, फिर उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट में करना शुरू करा, जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे, बंगाल में थोड़ा फुटप्रिंट बढ़ाया, फिर कर्नाटका साउथ में था, कर्नाटका में सरकार मो श्री नित्यानंद गंड ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंग प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री नित्यानंद गण ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हबो ताहाकू एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति आज की तारीख में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। मतलब दक्षिण के जो राज्य माने जाते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने पैर, केवल 3 राज्यों में बीजेपी का विधायक नहीं है। कौन से राज्य हैं सर वो? जिसमें केरल है, जिसमें केरल आप काउंट कर सकते हो, एक तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो विधायक, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं था, अभी आंध्र प्रदेश में इनका बना है वहां पर, और 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, छोटे स्टेट है जहाँ एनडीए के सहयोग से, अदरवाइज हर जगह बीजेपी की सरकार या सांसद या विधायक। केवल 2 बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु और पंजाब, जहां पर एमपी नहीं है आज की तारीख में। लेकिन पंजाब में इस बार अगर वोट शेयर देखें, पंजाब में वोट शेयर देखें तो शिरोमणि 2024 की लोकसभा की बात, शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा वोट शेयर इस बार भाजपा लेके आई है, तो अपना फुटप्रिंट बढ़ा है। अभी आपने बताया 22 राज्यों में सरकार है, एक बार गिनना शुरू करें, अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं सभी राज्य आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दोनों पहाड़ी राज्य आप गिन लीजिए, उसके बाद हरियाणा में आपकी सरकार है, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली में आप माफ कीजिएगा, उसके बाद राजस्थान, इधर से पश्चिम में शुरू करेंगे तो राजस्थान, गुजरात,
गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर आ जाइए यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, उसके नीचे आ जाते हैं तो महाराष्ट्र के अलावा अभी कर्नाटका में नहीं, आंध्रा में आपकी सरकार आंध्रा में है, एनडीए की सरकार आ गई। तो ये 9, 10, 11 राज्य तो ये हो गए। उड़ीसा गिन लिया आपने? उड़ीसा नहीं गिना, उड़ीसा गिन लीजिए, असम है, त्रिपुरा गिन है, लीजिए, असम गिन लीजिए, त्रिपुरा है, 12-13 राज्य हो गए। अरुणाचल में त्रिपुरा, अरुणाचल है, अरुणाचल में आप जीत के आए हैं अभी, अरुणाचल 15, सीधे सीधे सरकार है। 15 तो यही हमने गिन लिए हैं। बाकी मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में कुछ नॉर्थ ईस्ट के और सारे राज्य। अरुणाचल में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है अभी। अपनी भाजपा ने अपनी अरुणाचल में सरकार बना बनाई। रही है, त्रिपुरा में है, मेघालय में है, मणिपुर में सहयोगी, इसमें शामिल है। केंद्र में सरकार है, मणिपुर में है, केंद्र में सिक्किम में। सरकार है ही। इस वक्त बीजेपी वो भी बहुत बड़ा जहाज बन चुकी है भारतीय जनता सौरभ, पार्टी। तब जब कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ये मैं उस समय का, आप 70-80 के दशक का, जब पार्टियां नहीं थी, अपोजिशन नहीं था, मीडिया नहीं था, जानकारी नहीं मिलती, उस तरह में सरकार बनाना और आज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, मीडिया के जमाने में सरकार बनाने में बहुत फर्क है। एक और बड़ा बदलाव लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रोचक जाकड़ा भी किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक आए उसमें से 40% विधायक दूसरी पार्टी के आए हुए लोग हैं। ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, आप किसी कंपनी में या किसी चैनल में भी कुछ ग्रोथ ऑर्गेनिक होती है, कुछ लेटरल एंट्री हर जगह होती है, वो नुकसान भी कर देता है, वो नुकसान भी करता है, उससे उससे नुकसान भी होता है। नुकसान भी किया है। देखिए, जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो उस विचारधारा को पूरा तरह से परिवर्तित कर देते हैं। तो वो अल्पसंख्यक ही रहना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के अंदर बहुसंख्यक की भूमिका में नहीं आना चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए। अगर वो उस डिसीजन में आ जाएंगे या फिर वो भी या फिर हेमंत बिस्वा की तरह, जो वो बिल्कुल वही भाषा बोलते हैं जो एक भाजपा का नेता उस बात राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन ये उड़ीसा वाली जीत ये हर लिहाज से एक ऑर्गेनिक धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हुई ना 2014 से 2024। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि हमारे 5 कोस्टल स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे से जुड़े रहते हैं, जिन्हें कोस्टल स्टेट माना जाता है। केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है ना। इन 5 राज्यों में एक तो वहाँ का स्टेट प्राइड जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोवा भूल गए थे जब सरकारें नहीं, हाँ गोवा भी है। तो वैसे और ऐसे स्टेट राज्य को जोड़ेंगे आप, कोस्टल स्टेट जोड़ेंगे तो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी। लेकिन 5 स्टेट्स को माना जाता है कि कोस्टल स्टेट्स हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ गेम था, क्योंकि एक तो वहाँ की भाषा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर के साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि हिंदी भाषी पार्टी मानी जाती है। तो उड़ीसा में भी वो उड़िया का चलता था, तमिल में चलता था, केरल में मलयालम का चलता था, आंध्रा में तेलुगु का चलता था। तो वो एक बड़ा बदलाव हुआ। दूसरी, उनकी पहचान उन राज्यों के विरोधी पार्टी के तौर पर मानी जाती थी। लेकिन 5 राज्यों में, अभी मैं उसका फिगर देख रहा था कि 147 एमपी आते हैं इन 5 राज्यों से, वहाँ 36 एमपी अब भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो 2014 में 6 थे, 6 से 36 हो गए, 36 हो गए। तो ये जो लगातार एक प्रोग्रेस हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी महत्वपूर्ण, मतलब केवल राज्यों को गिनने से नहीं है कि किस तरह का बदलाव हुआ है। उड़ीसा में जैसे आप 24 साल का बदलाव देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जो बाहरी होना और बंगाली होने का जो एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, तो वो महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु बाहरी की बात रहेगी सर, बंगाल मेरे ख्याल से वो पॉइंट नहीं। तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु में इस बार कोई एमपी नहीं बना है, लेकिन 9 सीटों पर वो दूसरे नंबर की पार्टी है। वोट शेयर 12% 12% हो गया। 9 सीटों पर नंबर 2 पार्टी है, रनर पार्टी है। तो अगले चुनावों में उसका भी असर आपको दिखाई देगा। विधानसभा चुनावों में भी उसका असर दिखाई देगा। अभी जब मुख्यमंत्री उड़ीसा का चुन रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की थी उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा के लोगों से कहा था कि उड़ीसा में इतने ज्यादा आदिवासी है, या आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या राज्यों को आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए? उनका हक है आदिवासी मुख्यमंत्री मिले। तो तब जब सरकार जीत कर आई, लगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो लिस्ट में ढूंढा जाने लगा कि कितने आदिवासी जीत कर आए, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी का जिक्र किया। तो आदिवासी लोगों के नाम आइडेंटिफाइड किए और सारे नाम चले मुख्यमंत्री के रूप में। एक और गजब की बात है कि देखिए, सब कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक सारे एग्जिट पोल ने गलत साबित हो गए भविष्यवाणी करने में। बीजेपी ने दावा कर दिया, बीजेपी को हवा ही नहीं थी जमीन की। 2 राज्य व्यूअर्स आपको मैं ऐसे बता रहा हूं, अभी पीछे जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों की विधानसभा के, वो और एक ये, उसमें छत्तीसगढ़ और आज उड़ीसा। इन दोनों राज्यों के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में ये कहा कि मैं आपको बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने वाला हूं। प्रचार में ये वो इस फलानी तारीख को जब नतीजा आएगा, बीजेपी को बहुमत मिलेगा और इस तारीख को हम शपथ लेंगे, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जब वो एक कह रहे थे, सबने कहा यार ये तो एक टैक्टिक है, मतलब लोगों को बीच में एक शिगुफा छोड़ने के लिए साबित हुआ। ऐसे ही उड़ीसा में उन्होंने ये बात की। वो हर जगह नहीं कहते वो ये बात, बिल्कुल हर जगह नहीं कही। छत्तीसगढ़ में तो सारे एग्जिट पोल्स कोई नहीं मान रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां पर आएगी, और इस बार उड़ीसा में ये बात उन्होंने कही।
दिस शोज की मतलब फीडबैक और छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा मुश्किल काम है उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी का काम काफी आई है, कई बार वहाँ पे आई है, मुख्यमंत्री रहे सरकार हैं भी उनके बनी कई है बार। लगातार, लेकिन उड़ीसा में पहली बार जिस तरह से ये एक्सरसाइज हुई है और एक बड़ी जीत मिली है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितना पहचानते, जब असराज मुंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो पीएम से मिलने आए थे चुनाव के 3-4 महीने पहले, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि आप क्षेत्र में ध्यान दो, अगली बार का ऐसा न हो कि आप विपक्षी नेता के रूप में मुझसे मिलने आओ, आप मुख्यमंत्री के रूप में चाहता हूँ मुख्यमंत्री के रूप में आइए। तो वो एकदम शॉक हो गए थे। तो वो जब निकले तो वो प्रदेश में गए तो येदियुरप्पा को उन्होंने बताया कि ये मतलब ऐसा कहा है तो क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और वही हुआ, उनको विपक्ष में बैठना पड़ा, सत्ता में नहीं आए। मतलब इतना उनके पास अपडेट रहता है कि मुख्यमंत्री को अपडेट करते हैं कि भाई जमीनिस्ट क्या है, उन्होंने संदेश दिया कि आप काम करो, मेरे पास जो फीडबैक है कि आपको मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है, और इतनी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, इतना काम करने के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन रखना, पार्टी को अपडेट करना और अपने दम पर पार्टी को लेकर जाना। उड़ीसा तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, इसमें कोई दूसरा नेता ये कह नहीं सकता कि उड़ीसा में 100 कंट्रीब्यूशन रहा होगा। दूसरी जो बात लोग कहते हैं कि मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन में, प्रदेश के आदिवासियों में बीजेपी का इस बार जनाधार खो गया है। ये गुजरात में है नहीं क्या, ट्राइबल नहीं है क्या? गुजरात में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में बड़ी, मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और यहाँ आप उड़ीसा के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल नुकसान हुआ कई राज्यों के अंदर, ये बात सही है, लेकिन सीटें बहुत कम हो गई है। लेकिन आज आप एक आदिवासी को शपथ लेते देख रहे हैं ना। लेकिन इसमें विश्व हिंदू परिषद की भूमिका को भी थोड़ा याद रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने जो आदिवासी इलाकों हैं उसमें बहुत काम किया है, वनवासी कल्याण परिषद के तौर पर भी, एक एकल विश्वविद्यालय के तौर पर भी, और धर्मांतरण को लेकर भी। आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा मसला धर्मांतरण का रहा है, कन्वर्जन का रहा है, तो उस पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया और एक जमीन बनाई है। कितनी बड़ी समस्या है ये, एक्चुअली ये बहुत बड़ी समस्या है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या, इसका अंदाज आप इससे लगा लीजिए कि जब एंटी कन्वर्जन लॉ बना तो सबसे पहला लॉ 1967 में उड़ीसा में बना। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए इसको आप बहुत छोटी समस्या में समझिए। विजय जी 2009 में सरकार एक तरह से भाजपा और बीजेडी अलग हुए, तो उसका मूल भी यही था, उसका मूल भी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो संघ परिवार की तरफ से लगी थी उनके क्लैश हुए वहां की क्रिश्चियन मिशनरीज से, और उसमें शायद बीजेडी को लगा कि हमारा वोट बैंक है वहां पर। इन ट्राइबल एरियाज के अंदर जो कन्वर्जन का आरोप लगता है वो क्रिश्चियन मिशनरीज पर लगता है। बिल्कुल, यहाँ ज्यादा वो दूसरा मुस्लिम कन्वर्जन नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज 99% क्रिश्चियन मिशनरी का काम है। और आपको ध्यान है उड़ीसा में जो घटना हुई थी जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरी वाली, तो वो इसलिए ये बहुत जटिल समस्या है। और फिर एक और बड़ी जो डिबेट हुई, शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे, कि आदिवासियों को गैर हिंदू साबित करने की भी एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी होती रही है। कन्वर्जन तो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी ने ये कोशिश की कि भाई आदिवासियों को हिंदू परिवार उसके लिए उन्होंने एक टर्म दी अंग्रेजी में, कास्ट हिंदूज, मतलब वो बिना कास्ट के हिंदू हैं, बाकी हम लोग कास्ट के हिंदू हैं, जिससे उनको अलग कराया जाए। हिंदू मानो चाहे ना मानो, कन्वर्जन के लिए क्यों खुला स्पेस दिया जाए किसी को? जी वो तो है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एक ये और इस्तेमाल किया गया हथियार के तौर पर कि भाई हिंदू तो है ही नहीं है, तो इनको कैसे शामिल किया। गोवा का मैं एक उदाहरण बताऊं, गोवा में बहुत आदिवासी रहे, तो गोवा में बहुत कन्वर्जन हुआ। अभी मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले तक भी, कि गोवा में जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उनके घरों में भी अभी तक वो यज्ञ की जो यज्ञशाला है वो बनी हुई है, तो वो उसको नहीं छोड़ पा रहा, कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, और एक बड़ा ये देखिए सर, आज जो राज्यपाल शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। सर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शपथ ले चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उड़ीसा में। उनके साथ 8 लोगों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आज 2 राज्यों में नई सरकारें बनी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने सरकार बनाई है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने एक बार फिर, और वहां एनडीए की सरकार में पार्टनर भारतीय जनता पार्टी, और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार बनाई है। तो ये दोनों राज्यों के लिए आज बहुत विशेष दिन है। बीजेपी के लिए आज एक खुशी का दिन आया है। 4 जून के बाद जो नतीजे आए थे उसके बाद थोड़ी खुशी की लहर, अगर वो मामला अब तक तो खैर सेटल हो गया होगा, लोगों को अब तक यकीन हो गया होगा क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन आज का दिन वाकई उनके लिए खुशी का दिन है। और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आंध्र प्रदेश में जो है बिल्कुल जोर शोर के साथ चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी जी गले भी मिले हैं। उसके बाद बिल्कुल बहुत देर तक, कम से कम 10 सेकंड तक गले मिले, और बड़ी शपथ भी बड़ी ओज से हुई। वो पहले चंद्रबाबू जी ने शपथ पढ़ी, फिर पवन कल्याण ने शपथ पढ़ी, तो काफी ओज से शपथ पढ़ी वो, बल्कि थोड़ा रैली जैसा रुख था उसका। पवन कल्याण डिप्टी सीएम ऐसा बता रहे हैं, हीरो है। और आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था जब वो मिले थे कि जब
ये एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा था कि ये पवन, ऐसे बोला था उन्होंने, ये पवन नहीं आंधी आंधी है। हाँ, ये पवन नहीं आंधी है। देखिए बहुत लोग इस बात को मिस करते हैं। पवन कल्याण कापू जाति से आते हैं और वो 20 से 22% है, तो कम होता है कि कोई भी कम्युनिटी ये पवन कल्याण जिसको आपने ये है पवन कल्याण, ये पवन कल्याण। और पवन कल्याण ने ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी को की साथ जो मिलाया, साथ ऐसा कहते हैं कि स्टिच करा। लेकिन सर हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, ये बात रह गई थी। देखिए इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए एलाइज थे। चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करना है या जगनमोहन रेड्डी के साथ अलायंस करना है, बहुत देर तक ये सब चलता रहा था। तो दे हैड टू पिक द राइट एलाय। और देखिए अगर गलती हो गई होती तो एक राज्य हाथ से चला जाता और एक सेंटर के लिए एलआई हाथ से चला जाता। चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े जो आपके सहयोगी हैं, अगर जगन के साथ इन्होंने अगर हाथ मिला दिया, ऐसे वहां उड़ीसा के अंदर लगभग अलायंस हो गया था। तो दिल्ली में आकर के पांडियन साहब कई दिनों तक यहाँ पर चर्चा करते रहे। अंत में इनको बीजेपी को अंदर से ये रिपोर्ट मिली कि आप वैसे बहुत मजबूत हैं, आप अकेले लड़िए, आप जीत जाएंगे। उस वक्त ये भरोसा करना मुश्किल रहा होगा, लेकिन ये चांस लिया गया, आपने स्वीप किया उड़ीसा लोकसभा में। लेकिन बीजेपी ने एक गलती उड़ीसा में की नहीं, जो झारखंड में की थी। झारखंड में जीतने के बाद उन्होंने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया, गैर आदिवासी को, तो उसका बड़ा वहां नाराजगी रही थी। झारखंड में उन्होंने वो गलती नहीं की, झारखंड में उन्होंने उड़ीसा में वो गलती नहीं की, उड़ीसा में उन्होंने आदिवासी को बना दिया। तो झारखंड में रघुवर दास बने थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई और फिर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक आदिवासी के ऊपर मतलब मुझे लगता है ये जो ये दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला सिस्टम दिया है, इसमें बहुत कुछ सीख झारखंड की सरकार से भी मिली है। बिल्कुल। रघुवर दास जो आज यहाँ राज्यपाल हैं, यहाँ वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनी, तो इनको पहली बार तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनके एटीट्यूड की से कई लोगों को शिकायत रहती थी, जिस तरीके से ये सरकार चलाते थे। आप किसी के हाथ में अगर पूरी सत्ता दे देते हैं तो फिर थोड़ा सा इसको एक और समझना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है और अब पुरानी पार्टी भी हो गई है, तो वहां लीडर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब एक ही मुख्यमंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में होते हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए भी जरूरी होता है कि कम से कम 3 लोग एक साथ यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे। और जो 8 मंत्री बनाए, बल्कि आपको पता है आंध्र प्रदेश में मेरे ख्याल से ये सब लोग, बाकी लोग भी कॉपी करने लगे। जगन ने 4 लोगों को उप मुख्यमंत्री बना रखा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगन के पास 4 तो 4 लेकिन अभी एक ही बनाया है। आज जो है अभी इन्होंने बनाया, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने 4 लोगों को जो हर कास्ट से, शायद इसमें क्रिश्चियन भी थे। हालांकि इसमें एक बात जो मोदी जी देखिए जनता को प्रणाम कर रहे हैं वहां सामने, शपथ ग्रहण खत्म हो गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग, एक आदमी अपनी पार्टी के लिए क्या क्या मतलब वो सरकार भी चलाएगा, वो G20 भी करेगा, वो बाइडेन से मिलने भी जाएगा, वो आएगा, वो शपथ में भी रहेगा। मतलब इस उम्र में देश का प्रधानमंत्री भी है, पार्टी के मुख्य प्रचारक भी यही है, मतलब वोट मांगने के लिए भी यही जरूरी है। चुनाव कैसे लड़ना है ये डिसाइड करते हैं, चुनाव के लिए प्रचार भी ये करते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है यही तय करते हैं, उम्मीदवार किसको तय करना है ये भी तय करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। सोचता हूँ इस टाइप के लोग सो पाते होंगे क्या? सो पाते नहीं है महत्वपूर्ण, वो दूसरों को नहीं सोने देते। मुश्किल काम है, दूसरों को सोने देते नहीं, वो दूसरों को नहीं सोने देते हैं, पार्टी के लोगों को लगाए रखते हैं। सरकार में जो लोग, एक बार अगर नवीन बाबू के साथ मुलाकात उनकी हो तो अच्छी तस्वीर बनेगी। प्रधानमंत्री उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये तो बहुत अच्छा सूचक है, लेकिन लोकतंत्र के बनता है दोनों का। रघुवर दास के साथ अभी वहां देखिए, अच्छा लगा बहुत नवीन बाबू जिस तरीके से वहां पर सब लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और देखिए कैसे आदर पूर्वक सब लोग उनको नमस्कार करते हैं। केवल फॉर्मली वो नहीं रहे हैं वहां पर, एक तरह से कि भाई प्रेजेंस उनकी फॉर्मल। ये देखिए वो गले मिलने वाला, देखिए ये देखिए चंद्रबाबू नायडू काफी देर तक है, देखिए कम से कम 7-8 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मोमेंट है तो जय वीरू वाला मोमेंट हो गया है। तो ये विपक्ष को नहीं अच्छी लगेगी तस्वीर, आज की बिल्कुल नहीं लगेगी तस्वीर। वो तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी महत्वाकांक्षाओं को भड़काया जाए। अरे तुम कैसे एक कैबिनेट एमओएस में संतुष्ट हो गए यार? तुम्हारे बूते देश की सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाजपा को केवल एक मंत्री पद मिला है केवल कैबिनेट में, 8-9 सीटें हैं उनकी, लेकिन एक ही मिला है। तो बीजेपी को आंध्र प्रदेश में बीजेपी क्वाइट जूनियर, लेकिन बिल्कुल 8 सेटल हो गया उनके पास, नहीं इतना ही बनता भी है। अरे ऐसे कार्यक्रमों में मैं ये भी देखकर मुझे कई बार मतलब हैरानी है, लेकिन सोचने लायक चीज़ है। वो प्रधानमंत्री केवल आते हैं दिल्ली से, चाहे यहाँ पहुंचते हैं, वहाँ शपथ ग्रहण समारोह आधा घंटा चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आधा घंटा चलता है, बस वो 20 मिनट के लिए आते हैं, हाथ जो सबसे नमस्कार किया फिर उड़ गए। एक ही दिन में 2 शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने किया है। लेकिन मुझे ये फोटो देखकर वो शेर याद आ रहा है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि फिर से दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। हाँ, बहुत सुंदर। तो राजनेताओं के लिए तो बहुत जरूरी चीज है कि दुश्मनी होती है, क्योंकि चुनाव प्रचार में, और प्रधानमंत्री अक्सर ये करते हैं, चुनाव प्रचार में बहुत बातें होती है, लेकिन वो चुनाव के खत्म होते ही ये बात करते हैं कि भाई अब हमारे जो दर्शक हैं वो पसंद करते हैं कि हम बहुत खुल के बात करते हैं।
ये जो शेर है ना, समय मिले तो राहुल गांधी को सुनाइएगा। आप कहेंगे कि आप फिर राहुल गांधी को चिन्हित क्यों कर रहे हैं? मेरे पास वजह है ये करने की, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच में नमस्ते सलाम दुआ होते हुए देखा है। पार्लियामेंट में सामने सामने आते तो नमस्ते होती है, लेकिन राहुल गांधी के साथ नहीं होती है। वहां प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी अलग से एक मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। पता नहीं किस लिए खोली हुई सर राहुल गांधी लोकसभा में जाके गले मिले थे, हाँ। फिर मोदी जी फिर ने आप भी नाराज हुए थे। गले पड़ने में फर्क आ आप गले पड़े थे वो एक बार गला मिलना ही गले पड़ने में गले फर्क पड़ना समझ में जैसा आता। हो गया। नहीं, वहां प्रॉब्लम है। आई मीन एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कुछ तो। नहीं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी बात होती है और सबका अपना अपना एक वो भी होता है। मैच्योर की कोई कौन सी एज का वो उम्र का सर इंतजार कर रहे हैं? 54 साल नहीं, है। इंतजार मैच्योरिटी का एज से संबंध नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मैच्योर होते हैं, अलग अलग चीजों को तेजस्वी यादव से ज्यादा समझते मैच्योर हैं। है पॉलिटिकली। एक बड़े पत्रकार ने, नहीं बड़ा पत्रकार मैं क्यों कह रहा हूँ, नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू कल से चल रहा है, कल से बहुत वायरल हुआ। जबरदस्त तरीके से लोग सुन रहे हैं उसको। क्या करण थापर ने वायर में लिया। उस इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह साहब के बारे में नसीरुद्दीन शाह साहब ने ये कहा है राहुल गांधी के बारे में कि इस पूरे चुनाव में देखने लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की वो ये कि राहुल गांधी एक बड़े मैच्योर कामयाब नेता के तौर पर उभर के आए हैं। देखो बहुत सारे लॉन्चर लगे वो 52 से अपनी पार्टी को 99 पर ले गए, तो उन्हें बहुत बड़ी नहीं, लेकिन ये जीत का श्रेय भी देना चाहिए राहुल गांधी को। दे रहा हूं मैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने पार्टी को बड़ा किया, लेकिन एक गुंजाइश थी कि वो कुछ और बड़ा कर सकते थे। जिस तरह से वो सब मिलकर, यदि इंडिया गठबंधन, मैं ये बात कहने से नहीं हिचकूंगा, लेकिन कहीं भी आपके सामने तो कह ही सकता हूं, हमारा बात इतनी तो होती है खुल करके। राहुल गांधी की सारी कामयाबी, मैं इसमें नरेंद्र मोदी से कोई जनता की कोई एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी, उनकी सरकारों से नाराजगी हो, बिल्कुल होगी, मैं उससे कहीं मुंह नहीं मोड़ता हूं। लेकिन राहुल गांधी का पूरा कैंपेन एक झूठ पर आधारित था। वो सिर्फ एक झूठ था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और आरक्षण खत्म कर देगी, और वो झूठ बिक गया। वो लेकिन वो बिक गया। लेकिन आज की राहुल गांधी की जो कामयाबी आप मान रहे हो सर, वो दूसरे दलों के सहयोग पर निर्भर है। आज एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश के कारण मिली, झूठ था कि नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कारण मिल रही है। के तौर पे फॉल्स नैरेटिव आपने क्रिएट किया, जनता ने मान लिया। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण बात की राहुल गांधी जी ने, आपने नहीं सुनी शायद, कि उन्होंने कहा कि प्रियंका जी वो रायबरेली में थे, उन्होंने कहा कि अगर वाराणसी में बहन लड़ जाती, बहन मतलब प्रियंका गांधी लड़ लेती तो प्रधानमंत्री 3-4 लाख वोट से हार जाते। मैंने तो कल भी कहा था, किसने रोका था आपको? इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वहां तो इतनी बहस हुई थी और आप खुद डर गए कि प्रियंका जी कहीं चुनाव हार ना जाए, पहला चुनाव। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूं कि ये अजय राय जी के लिए एक अपमान वाली बात है कि आपने जिसको कैंडिडेट बनाया, जितना मजबूत फाइट उन्होंने दी, 3 बार से वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। वो जानते हुए कि मैं हारूंगा 3 बार से, बल्कि मैं समझता हूं कि इस कांग्रेस की तरफ से अजय राय सबसे बड़े फाइटर के तौर पर इस इलेक्शन में निकल कर आए, है ना। और आप कह रहे हैं कि नहीं, बहन आ जाती तो वो 3-4 लाख से हो सकता है कि जीत जाती। इसमें आप एक बारीक माइंडसेट भी देखिए, ये भी देखिए, एक बारीक चीज है, सॉरी आपको रुक रहा हूं, बहन लड़ जाती तो हरा देती। और पार्टी में और नेता नहीं है, पार्टी का और नेता नहीं है। वही देखो सर, अधीर रंजन आपको भी वो बहन जब आती है तो मेरे भाई ने कमाल कर दिया, मेरा भाई पूरा भारत की मैं कह रहा हूं इससे बेहतर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे, मैं आपको बेटा सौंप रही हूँ। नहीं, वो भाई बहन माता जी, इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ये बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी लड़ाई दी है, तो वो ज्यादा बेहतर बात। हमारे कार्यकर्ता से हारते बचे, ये बोलते तो समझ में अधीर रंजन चौधरी का बयान देखिए हारने के बाद, कि कोई पार्टी का बड़ा नेता मेरा प्रचार करने के लिए आया। उन्होंने खड़गे के लिए कहा हारने के बाद की सीट में आते हैं, लेकिन मेरी सीट पर नहीं आए, कोई पूछने नहीं आया कि किस चीज की जरूरत होगी। बोले मैं इतनी से पार्टी की सेवा करता रहा और कोई मेरी हार के बाद मैं क्यों हारा? क्यों नहीं थे शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी? जो अभी यहाँ पर नवीन पटनायक आ गए, बैठ सकते हैं यहाँ पर, आदमी 25 साल सरकार चलाने के बाद हारा है और वहां बैठा है मंच पर। राहुल गांधी क्यों शपथ ग्रहण में? यदि आप ह्यूमन बिहेवियर में देखें तो उनके लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन है एक तरह से नवीन पटनायक के लिए, है ना। लेकिन फिर भी वो वहां पर, और मैं देख रहा हूं कि वो केवल औपचारिक तौर पर नहीं है, वो सब लोगों से मिल रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं जो मंत्री शपथ ले रहे हैं। बहुत शिष्टाचार का उन्होंने उदाहरण दिया है। राहुल गांधी साहब की कुर्सी थोड़ी पीछे लगती है वहां राष्ट्रपति भवन में, ग्राउंड्स में, शायद ये वजह रही हुई। खड़गे साहब को फ्रंट में जगह कुर्सी लगी हुई मिली थी। फ्रंट पर कुर्सी आने के लिए भी एक एक्सरसाइज होती है सर। सौरभ, जो कल राहुल गांधी ने कहा, लेकिन सर जहां पैदा होते ही कुर्सी जब लग जाती है तो लोगों के लिए कहां वहां के लिए कुर्सी का महत्व कम हो जाता है। वही कुर्सी चाहिए ना कि मेरी कुर्सी। एक और बात कहना चाहूंगा राहुल, जब राहुल गांधी ने कहा बहन तुम लड़ जाती तो 2-3 लाख से जीत जाती, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन भी है कि क्या वो नहीं हराना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री को नहीं हराना चाहते थे? इसका केवल कारण है कि उनको भी नहीं पता था। यानी ये टोटल सरप्राइज है कि झूठ इतना बिक जाएगा, झूठ इतना बिक जाएगा, नहीं पता था। उनको पता था। आपको पता है राय रिजल्ट आएगा, कांग्रेस को हवा नहीं थी कांग्रेस को, नहीं तो वो क्यों नहीं हराते? वो नरेंद्र मोदी को नहीं हराना चाहते थे? नहीं, उनको लग रहा था कि हार जाएंगे। आप कह रहे नहीं पता था, मैं कह रहा हूं उनको पता था।
कि वो हार जाएगी, और उन्हें शायद हराना इसलिए चाहते वो थे। लड़ाई जो नहीं लड़ना पार्टी चाहते 6 सीट जीतने पर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि हमने चमत्कार कर दिया उत्तर प्रदेश में, 6 सीट को अगर वो चमत्कार मानते हैं, तो अगर 10 सीटें कभी गलती से आ गई तो मुझे लगा है कि मतलब बेहोशी छा जाए, मतलब बेहोशी हो जाएंगे वो खुशी सरकार के मारे। क्लेम करेंगे फिर। नहीं सर, राइज देखिए ना, 1 से 6 सीटों पर आ गया अचानक। किसी और पार्टी के लिए ठीक था, कांग्रेस के लिए नहीं। गनीमत इतना मानिए कि ये है, उन्होंने कहा कि 240 सीटें जीतने के बाद, ये 240 सीटें मिलने के बाद नरेंद्र मोदी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये उनकी हार है, उनको हार स्वीकार करनी चाहिए और प्रधानमंत्री पद त्याग देना चाहिए। वो अच्छी जैसे बात है। नहीं, ये अच्छी बात है। जैसे राजीव गांधी ने 1989 में किया था। मैं कह रहा हूं गनीमत ये है उनको कि याद उन्होंने ये नहीं कहा हमारी 99 सीटें आई हैं, हमारा हक बनता है प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन उनको ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री सर, उनको ये याद नहीं रहा कि 154 सीटों पर मनमोहन सिंह जी पहली बार और 209 सीटों पर दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर आपकी यूपीए सुनते हैं, आप जाके सर आपको कुछ बताना नहीं, चाहिए। मैं जो फैक्ट्स है उस पर चर्चा कर रहा हूं। वाह, समय इतनी ज्यादा। बहुत शुक्रिया शांतनु जी, समीर जी, विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा आया बात करके। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मजा आएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बात होगी कॉफी पर, कुरुक्षेत्र में, आपके फेवरेट शो में। और आज मुद्दा बड़ा गंभीर है व्यूअर्स, नीट एग्जाम, लाखों बच्चों का भविष्य। ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या, पर्चा लीक हुआ क्या, कहां कहां क्या क्या गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे, जिन्होंने ऐसे लोगों से बात की जिनके पास सबूत है, प्रमाण है कि हां ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही इस पर कुछ। नीट एग्जाम पर चर्चा कॉफी पर कुरुक्षेत्र में एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।